हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, विलगित गैसीय परमाणु होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। राइट, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से उसका जो वेरिएशन है वो चलता रहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। फैक्टर्स जो थे वो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। राइट, तो अब आज हम देखेंगे कि ब्लॉक के अंदर उसका वेरिएशन कैसे चलता है, किस तरीके से वो इंक्रीज होती है अप टू डाउन जाने में या फिर लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियोडिक टेबल के अंदर। राइट, देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में कि इसके एप्लीकेशन पार्ट्स क्या होते हैं जिससे हम और भी प्रॉपर्टी इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली हम तीन टाइप से देखते हैं। एक तो होता है फुल फील्ड, एक होता है हाफ फील्ड और एक होता है नॉर्मल फील्ड। ठीक है, फुल फील्ड अगर किसी भी एटम ने फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रखा है तो वो इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा, इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डिस्कार्ड नहीं करेगा। ठीक है, हम उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हाफ फील्ड के अंदर थोड़ी कम देनी पड़ेगी बट फिर भी वो स्टिल स्टेबल रहेगा। ठीक है, और जो नॉर्मल है उससे हम इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हमने देखा था। तो आज हम उसका एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे आपके पास में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। राइट, तो अगर हम इनमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ठीक है, तो आपको पता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आएगा आपका 2p1, सॉरी इसका आएगा आपका 2s1, यह आएगा 2s2, यह आएगा 2p1, 2p2, 2p3, यह आएगा आपका 2p4, यह आएगा 2p5 और यह आएगा आपका 2p6। ठीक है, अब हमें इनको आयोनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जो कि फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रखे हैं। तो देखो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? फुलफिल। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम बात करते हैं और देखो ये है फुलफिल। ठीक है, ये भी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर हम बात करें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की तो ये जो है ये है हाफ फील्ड और ये जो है ये भी क्या है? आपका हाफ फील्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको जो भी एग्जांपल दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एटम जो है वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का है या फिर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो हमने फुलफिल का देख लिया और हाफ फील्ड का देख लिया, बाकी जितने भी ये सारे के सारे क्या है? नॉर्मल से। ठीक है, और आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? फुलफिल की ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर आपका क्या होगा? हाफ फील्ड। फिर आपके क्या होगा? नॉर्मल। ठीक है, सो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा। सबसे पहले लिथियम की सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। ठीक है, तो ये इजीली निकाल देगा। देन उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में इसका नेक्स्ट वाला जो आएगा वो क्या आएगा? फुलफिल्ड अटेन करें तो इसलिए ये जल्दी निकाल देगा। ठीक है, फिर ये जो है ये इससे आगे चला जाएगा। फिर आएगा ये बोरोन, फिर आएगा ये बेरिलियम, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जस्ट इससे आगे चले जाएगा। ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर आ जाएगा आपका नियॉन। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा किसका? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। राइट, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? ये आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इसी तरीके से आप इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को कम करके इन पे पॉजिटिव चार्ज ला करके फिर आप इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो और इन पर +2 चार्ज ला करके आप क्या निकाल सकते हो? इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का देखोगे तो उसमें ऑर्डर जो होगा वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, सेम ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि जैसे जैसे देखो अभी इसके पास में क्या होगा? सब पर प्लस चार्ज है। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो इसके पास में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये आ गया आपका 1s2। इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। तो ये हो गया आपका फुल फील्ड, जबकि यहाँ पे क्या था? हाफ फील्ड था। तो अब इसका जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बोरोन आगे आ जाएगा। अब इसका क्या आ गया? 2s1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या आएगा?
2s2, फिर इसका क्या आ जाएगा 2p1, फिर इसका क्या आ जाएगा 2p, ओके तो ये आ जाएगा आपका 2p3 और ये आ जाएगा आपका 2p2, फिर ये आ जाएगा आपका 2p4, फिर आ जाएगा 2p5। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही आपके पास में पूरा का पूरा वापस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। उसको देख करके आप क्या निकाल सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। ध्यान रखना फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड और नॉर्मल का इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लॉक वाइज एस ब्लॉक के अंदर किस तरीके से इसका वेरिएशन चलता है, फिर पी ब्लॉक के अंदर देखेंगे, फिर हम डी ब्लॉक के अंदर देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे एफ ब्लॉक के अंदर। एफ ब्लॉक हमें इतना नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, एफ ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस पी डी तक ही हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम देखते हैं एस और पी ब्लॉक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर। सो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक को। तो आई होप अब तो आपको पीरियोडिक टेबल इजीली याद हो गई होगी। इवन एस और बी ब्लॉक तो आपको याद हो गया होगा, डी ब्लॉक आप धीरे धीरे याद कर सकते हो। ठीक है, सो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपका हाइड्रोजन, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रोंशियम। एस और पी तो आपको याद होना ही होना चाहिए, राइट। फिर ये आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, विद आपको नेम याद होनी चाहिए। तो ये आपका एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के अंदर अगर हम अप टू डाउन जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि साइज़ क्या होगा, साइज़ इंक्रीज होगा। और साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली वेरिएशन आ जाएगा। ये वेरिएशन जो है ये आएगा आपका रेडियो एक्टिविटी की वजह से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है। मैंने आपको बताया था कि फ्रोंशियम और रेडियम जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, तो इनको हम कई जगह कंसिडर नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग चलती है जो कि हम रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कई बार हम इन दो एलिमेंट्स को यूज़ नहीं करके सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक को यहीं तक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एस ब्लॉक के अंदर वेरिएशन चलता है। अप टू डाउन जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, और कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है कि डाउन टॉप जाना हो तो उसका उल्टा कर देना। ठीक है, फिर आएगा आपका पी ब्लॉक। देखो पी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका 13th ग्रुप। इसमें दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, एक आता है आपका 13th ग्रुप जो कि आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इस तरीके से चलता है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। जब भी 13th ग्रुप की बात आती है तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो देखो इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा, अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे जनरली, ठीक है, तो साइज़ क्या होता है, साइज़ इंक्रीज होगा, साइज़ इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये चलेगा। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, कई बार ग्राफ दे दिया जाता है, तो देखो बोरॉन की सबसे ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम की कम आ जाएगी, फिर गैलियम की इंक्रीज हो जाएगी, फिर इंडियम की कम आ जाएगी, फिर थैलियम की कम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये आपका बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया एंड थैलियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कंसिडर करोगे, यहाँ पे आप करोगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और यहाँ आप क्या कंसिडर करोगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है, एफ ब्लॉक की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं 14th की वजह से। क्या आता है 14th, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। ठीक है, तो ये चलता है। ठीक है, तो देखो इसमें अब क्या आएगा, इसमें यहाँ पे आएगा आपका ठीक है, इस तरीके का इसमें अरेंजमेंट आएगा। तो यहाँ आपका क्या आएगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये दो जो ग्रुप हैं, 13th ग्रुप और 14th ग्रुप, आपको ध्यान रखना है। 13th ग्रुप के अंदर आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों आते हैं, जबकि यहाँ पे आपका क्या आएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से, ये आपका कार्बन, ये सिलिकॉन, ये आपका जर्मेनियम हो गया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा,
ये आपका SN हो गया और ये आपका हो गया PB, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा और 13th का ये ग्राफ आएगा, 14th का ये ग्राफ आएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे 15th टू 18th की, 15 टू 18 क्या आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। इनमें आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो साइज़ इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। इनमें सब में सेम रहता है, जैसे न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिडीन, ठीक है ना, और करीना, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिर्फ वेरिएशन किस में आता है, 13th ग्रुप और 14th ग्रुप के अंदर आता है ड्यू टू लेंथेनॉइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में होता है कि डी ब्लॉक की प्रेजेंस के कारण डी ब्लॉक का शेडिंग इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि शेडिंग इफेक्ट कम होने के कारण जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और लेंथेनॉइड में आप क्या बोलोगे, लेंथेनॉइड में एफ ब्लॉक की प्रेजेंस के कारण एफ ब्लॉक का शेडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण जो जेड इफेक्टिव है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने के कारण साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपके पूरा का पूरा एस और पी ब्लॉक के अंदर किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करती है वो सब हमने देखा, राइट। आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट को, कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन पार्ट आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। मेटेलिक प्रॉपर्टी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो उतना ही अच्छा मेटल होता है, और जितना जल्दी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उतना ही अच्छा नॉन मेटल कंसिडर करते हैं, राइट। सो देखो मेटेलिक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या है कि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा बन जाए। तो इसमें अगर हम बात करें, देखो साइज जो होता है इसी को हम कंसिडर करते हैं, साइज इसका ज़्यादा होगा, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजीली डोनेट हो जाएगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी भाई, अगर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो इजीली खुद से ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनेगा, एटम बनेगा। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी वो जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्लस साथ में इसमें हम एक और चीज़ पढ़ सकते हैं, ये आपका फर्स्ट है, और साथ में मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ सेकंड, जिसको हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा आपका जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूसिंग एनर्जी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो साइज होता है, हम रिलेशन को भी बना सकते हैं, साइज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसकी, साइज प्रोपोर्शनल होगा किसकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, या फिर हम बोल सकते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी की, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को, राइट। तो कुछ भी हम रिलेशन बना सकते हैं, बस हमें उनका रिलेशन पता होना चाहिए कि साइज जो होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है। क्या अगर साइज, हमें वो थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ी थिंकिंग होनी चाहिए, है ना, इमेजिनेशन करना होगा कि अगर साइज बड़ा हो रहा है तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें वो अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर आता है आपका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसके नाम के पीछे एजेंट लगा होता है वो काम करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ऐसे स्पीसीज जो दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। दूसरे का करेंगे, ध्यान रखना, खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे और दूसरे का रिडक्शन करेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, हिंदी में लिख लेना ना, दूसरे का रिडक्शन करते हैं, दूसरे का रिडक्शन करते हैं और खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरे को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर सॉरी रिडक्शन करते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो हम लिखेंगे दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। ठीक है भाई, जो एजेंट होता है वही काम करता है। अगर LIC एजेंट है तो वो दूसरे की LIC करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना एजेंट मतलब जो कस्टमर है वो बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, और खुद का क्या करेगा, खुद का थोड़ी करेगा। ठीक है, तो दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल आपका आता है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उसका एग्जांपल आता है आपका नॉन मेटल्स। यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो मेटल्स सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपसे कई बार पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ कि आपसे पूछा जाता है कि मोर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दे रखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसको ठीक है, या चार ऑप्शन में देता हूँ। तो इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ शो करेगा, किसके रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो किसकी ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजीली डोनेट हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो आती है वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा शो करेगा। इसका मतलब उसकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी वो ज़्यादा होगी और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो आपसे सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इसकी होगी और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ये दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट आपका है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, और जो सेकंड थी वो आपकी थी मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के हेल्प से। कई बार आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, आपको एक ऑर्डर दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल Na+ दे रखा है आपको और एक दे रखा है Na+2, और इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी के हेल्प से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करके उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। राइट, तो आप इसको कॉपी करो, फिर वो हम एप्लीकेशन नेक्स्ट। सो हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से हम कैसे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं। राइट, तो आपको इसके लिए तीन चीज़ें याद रखनी है कि अगर डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी यानी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहती है तो आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अगर आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी 11 to 16 के बीच में रहती है तो भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, एग्जांपल लेकर के समझते हैं। आपके पास में सोडियम है, सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यहाँ पे आपका प्लस आया, फिर आपने सोडियम को एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे +2 चार्ज आया। ठीक है,
ये चार्ज है, राइट। सो देखो यहाँ अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, सपोज करते हैं कि डेल्टा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम। तो यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या रहेगी, या फिर हम ये ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि Na+ जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, फिर Na+2 बनता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रही होगी, ठीक है। जिसमें क्या आएगा, Na+ जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा Na+2 से। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें जिसमें आएगा आपका मैग्नीशियम से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपका Mg+ बना। फिर अगर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये आपका आता है Mg+2, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सपोज करें कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो चेंज है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल करेगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल करेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं, ठीक है। प्लस साथ में हम आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर दे रखा होता है उसके गैप के अकॉर्डिंग भी हम क्या निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और हम इनका ऑर्डर किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम दोनों केसेस को स्टडी करेंगे। प्लस फर्स्ट जो होगा अब आपका क्या रहेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करें। सेकंड हमारा रहेगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक अरेंजमेंट दे रखा है, इसमें PQRS दे रखा है, ठीक है। और आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके बेसिस पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस एलिमेंट के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सेकंड क्वेश्चन है किस एलिमेंट के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। थर्ड है किस एलिमेंट के लिए थर्ड आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। और फोर्थ क्वेश्चन है कि किस एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है उसका गैप सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से ये एलिमेंट्स हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो कितने हैं, ये आएगा सोडियम, ये आएगा मैग्नीशियम, ये आएगा आपका फॉस्फोरस और ये आएगा आपका नियॉन, ठीक है। इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है फुल कॉन्फ़िगरेशन है। तो फुल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। यानी अगर हम बात करें S जो कि क्या है आपका नियॉन, यानी नियॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल से निकाल देना है। तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एड, मतलब ये अगर हम इसको निकाल देंगे तो इसके बाद में इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये, यानी 2p6। अभी आ जाएगा फुलफिल, तो ये आ जाएगा P जो कि आएगा सोडियम, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा Na+ के अंदर। फिर अगर हम बात करें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, इसका मतलब आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसमें से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 2p5, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 2p6। अब आएगा क्या Q, ये आपका आ गया मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2 के अंदर। फिर आएगा आपका कि किस एलिमेंट के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो बहुत इजीली निकल जाएगा, फिर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब देखो यहाँ ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे ही निकलेगा फिर इसके पास में क्या आ जाएगा, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जिसको ये अटेन करना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो ये इसको तो इजीली निकाल देगा। फिर इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी गैप जो होगा वो ज़्यादा आएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका वापस से P आ जाएगा, ठीक है, जो कि सोडियम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में अंदर, ठीक है। आपको बोर्ड लेवल में भी पूछे जाएंगे जो कि आपके स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी, और आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है आपको कि आपको एक वैल्यू दे रखी है आयनाइजेशन एनर्जी की एक एक्स एलिमेंट के लिए, एलिमेंट हमें पता नहीं है कौन सा, ठीक है, और हमें फाइंड भी नहीं करना भी, ठीक है। उसका आपको बताना है कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास है। सो देखो इसका तरीका क्या होता है, आपको जो भी ऑर्डर दे रखा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, इससे आप एलिमेंट भी पता कर सकते हो कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है 450 आ रहा है। यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 का आ रहा है। यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 का आ रहा है, ठीक है। सो देखो जैसे ही जो भी आपको ऑर्डर दे रखा होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है वहाँ पे आपको रुकना होता है यहाँ पे,
ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस है 450 का। इससे आगे जितने भी ऑर्डर होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के, वो उसको क्या कहलाएंगे, उसके क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का, एक ही वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जितनी वैल्यू होती है, जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होता है उससे जस्ट आगे जितनी भी वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने का। तो इसके पास में कितना होगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये एस ब्लॉक का होगा, ठीक है, जिसके पास में सोडियम हो सकता है, ये मेटल, ठीक है, एलिमेंट जो है वो सोडियम हो सकता है, क्योंकि देखो सोडियम में ये तो आसानी से निकल जाएगा, देन उसके बाद में निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो एनर्जी गैप आएगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, फिर इक्वल रहेगा कुछ देर तक। तो यहाँ पे जो गैप है सबसे ज़्यादा है। अब सपोज करो अगर यहाँ पे 2 आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आती है, यहाँ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आती है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आपका हाईएस्ट गैप है, हाईएस्ट एनर्जी गैप है, वहाँ आपको डैश लगाना है और उससे जस्ट आगे आपको देखना है कि कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। उससे जस्ट जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वही आपको क्या डिसाइड करके देगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर डिसाइड करके देगा। तो इस तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी देकर के आपको एलिमेंट पूछना, या फिर एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन देकर के आयोनाइजेशन एनर्जी पूछना कि जो 4th आयोनाइजेशन एनर्जी है, 5th आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो किसकी कितनी होगी, कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। और आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के आपको ऑर्डर दे करके आपको उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और अब आपका 2 लेक्चर और बाकी है पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट होने में। 2 से 3 लेक्चर के अंदर आपका ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है।